हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे। दोस्तों कुछ सब्जेक्टिव सवालों को देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण तो आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। जितना पढ़ा है उसमें से अगर उतना पढ़ लेते हो तो व्याकरण में एक भी नंबर नहीं कटेगा, नहीं पत्र लेखन में कटेगा, नहीं आप लोगों का क्या बोलते विज्ञापन में कटेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सब्जेक्टिव सवाल देखते हैं। इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों को 20 से 30 सब्जेक्टिव सवाल बता चुका हूं मैं, और ये दोस्तों सब्जेक्टिव सवाल का अंतिम वीडियो है। इसमें करीब 20 सवाल देखने वाला हूं। वीडियो को एक बार देख लीजिए और इससे समझ सवाल आएगा तो बिल्कुल छूटेगा नहीं। देखो क्या है, गंतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया दोस्तों? ठीक है, तो ये साना साना हाथ जोड़ी किताब बात से दिया गया है। देखो क्या है, गंतों को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती है और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र इस तरह पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती है। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं, समझ रहे हो। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। काम तो करते हैं और पीठ में उनके बच्चे भी रहते हैं। कैसा सोचो कैसा होगा माहौल। और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बगानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया। दोस्तों गंतोक, ठीक है, बहुत अच्छा शहर है, देखने में बहुत ही अच्छा है। और इस प्रकार से यहाँ मतलब किस प्रकार काम करते, देख लो औरतें पीठ में बच्चे को बांध कर पत्थर तोड़ती है, काम करती है, समझ लो। पत्थर पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाता है, बिल्कुल माजी द माउंटेन मैन टाइप का। अगला सवाल देखो, माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो माता का आंचल जो शीर्षक है, देखो क्या है, इसको बताते हुए कोई अन्य उपयोग शीर्षक बताने बोला है। तो लेखक ने इस कहानी का नाम माता का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है कि माँ का आंचल किस प्रकार शांति प्रिय है, कितना मतलब प्रेम है उसमें। भोलानाथ जो बच्चे का नाम रहता है दोस्तों, इसी पर पूरा कहानी बुना गया है। जो बच्चा रहता है छोटा सा, भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता के छत्रछाया में ही शुरू होता। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते, परंतु जब वो सांप को देखकर डर जाता तो वह पिता की छत्रछाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम और शांति का अनुभव करता। मान लो पिता उस दिन भर उसके साथ रहते, उसके साथ खेलते हैं, उसको आगे बढ़ाते, उसको ले जाते बाहर कंधे पर बैठाकर, लेकिन जब उसको डर लगता बेटे को, सांप दिख जाता उसको, तो वो आकर माता के आंचल में छिप जाता। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वो अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वो बस इसी प्रयास में है वो अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माता का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। देखते हो ना कि जब बच्चे को कष्ट होता है थोड़ा सा, तो कितना कष्ट, मतलब कितना किस प्रकार माता पिता मतलब व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन माता पिता जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको छोड़ आते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और माता पिता इस दुनिया में देव तुल्य है, देव ही है, तो उनको जरा भी कष्ट का भी मत देना आप। देखो आगे क्या, माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख और प्रेम अनुभव करता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता है था कि माँ की ममता। ठीक है, माँ की ममता भी इसमें लिखा कि माता का आंचल, या माँ की ममता भी लिख सकते हो, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है, अतः यह शीर्षक भी उचित है। ठीक है, माता का आंचल भी सही है, लेकिन बोला है दूसरा देने के लिए, तो माँ की ममता इसमें सटीक बैठ सकता है। समझ गए? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या जत्न किए। देखो क्या क्या किया। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने, एक जो वो बाहरी ब्रिटिश आदमी जिसने हमारे देश पर राज किया बरसों, ठीक है, उसकी नाक को के भी जितना पागल था सब। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों खानों का दौरा किया, जहाँ कहाँ वो पत्थर मिलेगा, कहाँ से उस संगमरमर की, कहाँ से मूर्ति का पत्थर आया था, जहाँ से फिर से पत्थर लाएंगे उसका नाक में लगाएंगे, लेकिन कहीं नहीं मिला। लास्ट में दोस्तों किया एक जिंदा आदमी का नाक काट कर उसमें लगा दिया गया। अगला सवाल है, संकलित पदों को ध्यान रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो देखो, सूरदास के भ्रमर गीत की निर्गुण ब्रह्म का खंडन, सूरदास के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। ठीक है, भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाए। दोस्तों जो सूरदास का भ्रमर गीत है, जो गोपियां जो कह रही है, तुम हो अति बड़ उधो, तुम हो अति बड़ भागी, प्रेम नरस त्यागी, ठीक है, जो कह रहे हैं, तो सूरदास में क्या वो गोपियों का प्रेम दिखाया श्री कृष्ण के प्रति। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया। जिस प्रकार दोस्तों उद्धव वहाँ ज्ञान देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं, ठीक है, उसके सामने गोपियाँ जीत जाती है, मतलब गोपियाँ क्या करती है, उद्धव को हरा देती है। प्रेम का जो तर्क होता है वो ज्ञान के तर्क से ज़्यादा बड़ा होता है, यही इसमें दिखाया गया है। जो आप लोग का ये सूरदास द्वारा जो पद लिखा गया उस कविता में। भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास कभी कभी दोस्तों उद्धव को तेल का मटका कह देते हैं, कभी कमल का पत्ता कह देते हैं, ठीक है, कभी उसका बात को कड़वी ककड़ी के समान कह देते हैं, तो उसका हंसी उड़ा गया है।
भ्रमर गीत में ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ। यह मधुर और सरस है। भ्रमर गीत में किस भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और यह मधुर और कोमल है, सरस है। भ्रमर गीत में संगीतमकता का गुण भी विद्यमान है। ठीक है, जो 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 उसके कविता में था आप लोग लिख देना कि हाँ गोपियों के प्रेम को दर्शाया गया है, उद्धव का व्यंग कराया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण को राजधर्म बताया गया कि हाँ एक राजा का धर्म होना चाहिए कि अपनी जो जनता है उसको परेशान ना करे, उसका सुख दुख का ख्याल रखे। फसल कविता के आधार पर फसल की आवश्यक तत्व कौन कौन से है दोस्तों? फसल का आवश्यक तत्व सुन लो। फसल कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव के परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों का आवश्यक बताया है। बहुत बढ़िया। क्या क्या चाहिए? परिश्रम चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की किरणें चाहिए, हवा चाहिए, तभी तो फसल होगा ना। तो ये सारा चीज़ है। भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री से मतलब भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री से। भाई साहब हमको खेल ही नहीं खेलते खिलौने वाला। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन देखो और उसका जवाब देखो। भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार मानते हैं। अब तो देखोगे छोटा बच्चा कैसे खेलता है, उसी प्रकार से उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वो बहुत खेलते और खुश होते, जो छोटा बच्चा करता है आजकल। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम्स और कंप्यूटर गेम्स आदि बहुत चीज़ें हैं जो इन तुलना में बहुत अलग है। दोस्तों अभी बच्चे कुछ कुछ तो मिट्टी में खेल लेते हैं गांव वाले, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल लेके दिन भर बैठे रहते हैं, टिंग टंग गेम खेलते रहते हैं। तो ये चीज़ बदलाव आया है। ठीक है, भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से वो बिना मूल्य खर्च की ही प्राप्त हो जाती थी। दोस्तों भोलानाथ क्या गीली मिट्टी है वैसा लगेगा नहीं, जाके उठा लेगा। कोई घर का पुराना सामान है उससे खेल का सामान बना लेते हैं। ठीक है, पत्ता तोड़ कर लाते उसको पैसा बना लेते हैं। हम लोग भी बचपन में खेले हैं, जो पेड़ से पत्ता को पैसा बना लेते। वो बचपन था दोस्त, वो बचपन बीत गया और आज हम बड़े हो गए हैं ना। परंतु आज के बच्चों की खेल की सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होगी। मोबाइल लाओ, 12-13 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार दो तब मोबाइल मिलेगा। वीडियो गेम्स के लाओ, मतलब आज के बच्चे के अलग अलग फरमान है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम के नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई पड़ देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो देखो, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम के नाक लगाने का लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्होंने अपने इस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। सोच रहे हो, उसके नाक के प्रति पूरा हिंदुस्तान पागल है। जो जो वहाँ सरकारी तंत्र के लोग पागल है, जिसने हमारे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। ठीक है, तो उसके गुलामी मानसिकता को ही दर्शा रहा है ये चीज़। वे नहीं चाहते कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करे। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर रखना चाहते हैं। ठीक है, कभी वो गुलाम थे और आज भी गुलामी अपना मानसिकता प्रकट कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि हाँ जॉर्ज पंचम का हम ऐसे स्वागत क्यों करेंगे, नाक कट गया तो नाक का हम धड़ भी उसका काट देते हैं, अंग्रेज है मिटा देते हैं उसको। लेकिन वो नहीं, वो नाक लगाने के लेकर लास्ट में जिंदा आदमी का नाक कट दिया। समझ रहे हो? पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गान की विशेषता लिखिए। तो बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना मुस्कुराए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। उनके मन उनके तन पर हावी हो जाता था। उनका जो मन दोस्तों के तन पर हावी हो जाता था, मन के भाव शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाते थे। वे नाचने झूमने लगते, इस प्रकार गाना में खो जाते। बिल्कुल की दुनिया में और कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब उसका गीत जब स्त्रियां सुनती तो बिना गुनगुनाए रह नहीं पाती। गर्मियों के शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते। संध्या के समय जब अपनी मंडली समेत गाने के लिए बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। मतलब बहुत ही अच्छा जादू था उसके गानों में, लेकर ने कहा है। पार्ट में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखो, फादर बुल्के दोस्तों जो थे वो पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। ठीक है, पहला मतलब अंग्रेजी से हिंदी करने का शब्दकोश तैयार किया था। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते। फादर कामिल बुल्के क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। जिस प्रकार अभी देख रहे हो, जिधर पढ़ो इंग्लिश टंग टोंग टिंग इंग्लिश बोलते रहता है, तो वो क्या करते थे, हिंदी के प्रति जो उदासीनता है, ठीक है, इंग्लिश को ज़्यादा भाव दिया जा रहा है, तो उसको देखकर वो क्रोधित हो जाते थे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वे इसके मन में हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था और हिंदी प्रेमी थे वो। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर रहे थे? देखो, काशी में बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई है। संगीत, साहित्य और अदब की परंपराओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। जो पहले संगीत की परंपरा थी, साहित्य की परंपरा थी,
ठीक है, अब धीरे धीरे लुप्त होते आ रहे हैं। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। अब काशी से दोस्तों धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा था अभी वहाँ नहीं, वैसा नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन आ रहा है। पहले मतलब काशी के खान पान की चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा स्वादिष्ट लजीज भोजन मिलता था, लेकिन अब इस समय परिवर्तन आ रहा है। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खान दुखी थे। मतलब क्या, पहले वहाँ साहित्य था, संगीत था, लेकिन ये सारी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही है। वहाँ अच्छा अच्छा भोजन बनता था, ये सारी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो गई। और इसी को देखकर दोस्तों वहाँ पहले हिंदू मुसलमान में कितना प्रेम था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ों को देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यथित हो रहे हैं। गोपियों ने अपने वाक चतुर के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखी है। देखो गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या क्या देख लो। तानों द्वारा, ताना क्या देते, गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप कर देती है। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता, वो कृष्ण तक को ताने दे डालती है। तो गोपियां दोस्तों इतना वो मतलब क्रोधित है, वो उद्धव को ताने दे डालती है और उद्धव उसके सामने कुछ नहीं बोल पाते, उसका प्रेम उसका तर्क के सामने। यहाँ तक कि गोपियां उद्धव को ही नहीं, श्री कृष्ण तक को ताना दे डालती है। समझे। तर्क क्षमता, गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है। वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। ठीक है, जब उद्धव उसको ज्ञान योग का संदेश देने आती है तो गोपियां उसको बिल्कुल निरुत्तर कर देती है अपने तर्कों से। व्यंग्यात्मकता, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वो अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती है। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना, उसका उपहास उड़ाना ही है। ठीक है, वो उद्धव को कह रहे हैं, अरे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, किसने के पास रहकर भी तुम्हारा प्रेम मन में प्रेम हो जाएगा। तो उसको भाग्यवान कहकर उसका उपहास उड़ाया जा रहा है इस प्रकार से। तीखे प्रहारों द्वारा, गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। तो मेन ये चीजें याद रखना, किसके इसके द्वारा ताना दे डालती है उसको, अपने तर्क से उसको हरा देती है, व्यंगा है देती है, तीखे प्रहार करती है। ठीक है, अगला सवाल, गोपियों ने किन किन माध्यमों से, किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलान दिए हैं, क्या क्या। तो आपको ये चीज पहले बता चुके हैं। कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है, जल की मटकी का उदाहरण दिया है, कड़वी ककड़ी का उदाहरण दिया है। ठीक है, कहते हैं प्रेम रूपी पाव डुबा कर भी उद्धव प्रेम से वंचित है, इन सब का उदाहरण दिया है। ठीक है सवाल दोस्तों, कि छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना में क्या दुख है। देखो तो देखो, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। ठीक है, जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। अगर सुख आ रहा है आज तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। बीते हुए समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना बिल्कुल भी अनुचित है। समझ रहे हो। मतलब आपका मतलब बीते कभी आपका सुख आया था, बीते टाइम में कभी कभी आपका सुख था और अभी आप दुखी हैं, आपके पास दुख है। तो उन सुखों को अगर याद करोगे जो बीत चुका है तो आपका दुख और बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। कवि के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत के सुख या दुख को याद करके हमारे वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। यह कविता अतीत की यादों को भुलाकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य को संवारने का संदेश देती है। बस इतनी सी बात है। 18 देखो, कन्यादान कविता में माँ बेटी को क्या क्या सीख दी है। तो देखो क्या क्या सीख दिया। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी है, बिल्कुल भी अपनी सुंदरता पर गर्व न करना। माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी है। और क्या सीख दी है कि माँ ने बेटी को धन संपत्ति पाकर धन संपत्ति आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी है। ठीक है, उसकी विदाई के टाइम ये सीख दे रही है। छाया मत छूना कविता का क्या संदेश है। तो छाया मत छूना कविता यही जीवन में सुख दुख दोनों, ये तो आपको अभी शायद बताएं 8 नंबर में सेम सवाल था ना। हाँ, वही सेम सवाल। छाया कविता का संदेश यही है कि वर्तमान में जीना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ है अभी जो बताया आपको पहले। उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो देखो यह एक आह्वान गीत है। ठीक है, उत्साह कविता कैसा आह्वान है। अगर पूछे उत्साह कविता कैसा है तो आह्वान गीत है। ठीक है, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है। बादल गरजता गड़ 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 मन के लोग मतलब लोगों के मन में उत्साह भर देता है। वह संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। समझ रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो दोस्तों देखो क्या क्या तर्क दिए हैं। हमें तो यह लक्ष्मण जी बोल रहे हैं क्या परशुराम जी, देखो हमने तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। ठीक है, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। श्री राम को तो यह धनुष नए धनुष के समान लगा। ठीक है, धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं बल्कि उसे छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्हें किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा। ठीक है, कौन, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि लाभ हानि किसी बारे में नहीं सोचा, बस तोड़ दिए। उन्हें ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उसने यह कार्य हो गया। तो इस सब सुनकर परशुराम जी और गुस्सा हो जाते हैं। समझ रहे हो, लक्ष्मण की ये जो तीखे बाण सुनकर। अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो देखो कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन फागुन की सुंदरता के रूप में किया है। किसकी सुंदरता, फागुन की सुंदरता के रूप में किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा ही नहीं पाती,
इसलिए यह सब तरफ फूट पड़ती है। मतलब इतनी सुंदरता रहती है दोस्तों प्रकृति की फागुन महीना में कि समय नहीं पड़ती, इसलिए हर तरफ फूट पड़ती है, हर तरफ हरा भरा रहता है। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता को कवि ने प्रकट किया है। वह परम सत्ता अपनी श्वासों के प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के रूप में व्याप्त है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है और उसकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई पड़ती है। क्या बोल रहा है? कवि ने प्रकृति व्यापकता का वर्णन कैसे किया है? वो प्रकृति के माध्यम से ही परमात्मा की सर्वव्यापकता कवि ने प्रकट किया। ठीक है, प्रकृति के माध्यम से प्रकृति दिखा रहे किस तरह पेड़ पौधे हरे भरे हैं, चारों तरफ सुगंधित फूल है, क्या ही मनोरम दृश्य है। ये सब क्या प्रकृति को ही वो दिखाया है। ठीक है, कवि ने प्रकट किया। वह परम सत्ता अपनी श्वासों की प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के रूप में व्याप्त है। ठीक है, प्रकृति के हर तरफ व्याप्त है। प्रकृति मतलब क्या? हर एक जगह प्रकृति, हवा में, हवा प्रकृति में है। ये सारा चीज प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है। और प्रकृति दोस्तों, प्रकृति क्या? ये हरा भरा पेड़, ये सुगंधित फूल, ये सभी दोस्तों कवि को ऊंची उड़ान मतलब भरने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना की ऊंची उड़ान, सोचने का उड़ान। ठीक है, और उसके रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। किस प्रकार दिखाई दे रहा है उसको कि हाँ फागुन में इतना सुंदर हरियाली है। बच्चे की मुस्कान बड़े व्यक्ति मुस्कान में क्या अंतर है? देखो अंतर क्या क्या है, ये निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या? बच्चे की मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते, जबकि बड़ों को मुस्कुराने की खास वजह होती है। छोटा बच्चा तो कभी मुस्कुरा देगा, लेकिन बड़ा बच्चा थोड़े मुस्कुराए हर वक्त, उसके लिए कोई वजह होगी तभी मुस्कुराएगा। छोटे बच्चे को देखते हैं, थोड़ा सा आप हंस दो वो ही हंस देता है। ठीक है, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता है। बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट बनावटी भी होती है। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करें तो देखो, मन्नू भंडारी आज़ादी के भारत की मुख्य लेखिकाओं में से एक थी। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी तथा उपन्यासों में समसामयिक समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने परंपराओं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के स्वर को मुखरित किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्य, संवेदना तथा आक्रोश का सहारा लेकर समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। ठीक है, इनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। समझ रहे हो? ये सारा चीज है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनु भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहते हैं? देखो, भटियार खाना क्यों कह रहे हैं? लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि उनका मानना था कि भटियार खाना यानी रसोई घर में जहां हमेशा भट्टी तपती रहती है, वहां पर मनुष्य की प्रतिभा का विकास न होकर केवल दमन ही होता है। अर्थात व्यक्ति की क्षमता भट्टी में झोंक दी जाती है, वह केवल खाना बनाने और खिलवाने तक ही सीमित रह जाती है। इसका दूसरा अर्थ है भटियार खाने का घर जहाँ असभ्य लोगों का जमघट होता है, जो जहाँ केवल शोरगुल रहते हैं। प्रतिभावान लड़कियों को रसोई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब क्या? रसोई के चक्कर में पड़ोगी तो बड़ाई नहीं होगा, ये चीज़ कहा रहा है। लेकिन ऐसा दोस्तों है नहीं। जो पढ़ने वाला है वो मेहनत करके कहीं से भी पढ़ लेता है। क्या क्या नहीं करके पढ़ता है आदमी दुनिया में। फादर कामिल बुल्के को याद, ये दोस्तों ये आप लोग का उसके पिताजी का बात था। ठीक है, मेरा बात नहीं ये चीज़। ठीक है, तो उसके अगर पूछा तो ये सब चीज़ लिख देना जो उसके पिताजी बोल रहे थे। फादर कामिल बुल्के को याद करने से एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा क्यों प्रतीत होता है? तो देखो, फादर को याद करने के उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। फादर बुल्के का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि उनका जीवन किसी शांत प्रवाह की तरह था जिसमें मानवीय रिश्तों और करुणा की बातें भरी हुई थी। इसीलिए लेखक ने कहा कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फादर बुल्के का जीवन किसी रोमांचकारी, उसमें रोमांच नहीं था, बल्कि उनका जीवन बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत प्रवाह की तरह था जिसमें मानवीय रिश्तों का करुणा की बातें भरी हुई थी। जो मानव से प्यार करता था, करुणा की बातें थी, और इसलिए दोस्तों उसने फादर को सुनना बिल्कुल एक शांत उदास संगीत सुनने जैसा बताया। कन्यादान के समय माँ के दुखों को प्रमाणित क्यों कहा गया? देखो, माँ को इस बात की चिंता सता रही थी कि दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी, दोस्तों जब कन्यादान होता है, जब माँ अपनी बेटी को विदाई करती है, तो उसे दुख को प्रमाणित क्यों कहा है? तो कह रही है उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों को सामना कैसे कर सकेगी। माँ को अपने कलेजे के टुकड़े अर्थात बेटी के कन्यादान करते समय वो सारी यातनाएं याद आ रही है जो उसने सही थी। मतलब शादी के बाद जो उसकी माँ ने सही थी, जिस प्रकार की यातनाएं, वो सोच रही है कि उसकी बेटी कैसी सही है। दोस्तों ये हम धारणा बन जो है, शादी के बाद औरतों को यातना झेलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं करे तो ही बेटर है। सारी यातनाएं याद आ रही है, उसने सही थी, इसी कारण माँ के दुख को प्रमाणित कहा गया है। ठीक है, कि हाँ मैंने दुख सहा था, मेरी बेटी भी दुख सही है, क्या वो सोच रही है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो फादर बुल्के के मन में अपार प्रेम था अपने प्रिय के प्रति। ठीक है, बहुत प्यार करता था अपना, और जिसके छत्र छाया में जाता उस पर प्रेम से एकदम भसीभूत कर देते, उसके मन को शीतलता प्रदान कर देते थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि माँ
अपनी बेटी के साथ अपने जीवन के सभी दुख दर्द बांटती थी। वह उसी की सबसे निकट और सच्ची साथी थी। माँ ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए बेटी का दान करते समय माँ को लग रहा था कि वो अपनी आखिरी पूंजी किसी और को दे रही है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही लाड प्यार से उसको बड़ा की थी, अपना सारा दुख दर्द बेटी को बांटती थी, बेटी का ख्याल रखती थी। ठीक है, बेटी ही उसके लिए सब कुछ थी, इसलिए वो क्या कह रही कि अपनी अंतिम पूंजी किसी और को सौंप रही है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या यत्न किए गए होंगे। जॉर्ज पंचम की नाक वाला भैया ये पीछा नहीं छोड़ेगा। देख लो, पूरे दिल्ली, पहला पॉइंट, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजना तैयार कर ली गई। सोचो, उस अंग्रेज ब्रिटिश के लिए इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ कर उन्हें सजाया संवारा गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई की एक विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। आतंकवादी घटना या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो इंग्लैंड के थे जॉर्ज पंचम, हाँ, ये धरने ना हो उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। मार्ग पर दोनों देशों का ध्वज लहराए गए कि आइए, आपका हमारे देश में स्वागत है। देखिए, दोनों देश का झंडा ऊंचा रहेगा। समझ रहे हो, तो ये चीज़ दिखा दे रहा था। तो ये था दोस्तों आप लोगों का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इतना पढ़ लो, और कल भी बहुत सारे अपलोड किया तो उतना देख लो, तो उसी में से एग्जाम में आप लोगों का मैक्सिमम संभावना आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस पर पढ़ते रहो, और चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। एग्जाम के ढेर सारे सब करना, बहुत अच्छे एग्जाम देना, बिल्कुल फोड़ करना। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।